नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई के मलाबार हिल से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। मलाबार हिल के प्रियदर्शनी पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि सबसे पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ये देश का इसे सबसे बड़ा TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन बताया जा रहा है, जो कि 4 मंजिला के करीब इसकी लंबाई है। इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया, क्योंकि आपको बता दें जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ठाकरे सरकार का वो है कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जिस पर जोर शोर से काम जारी है 24/7, यानी कि दिन रात यहाँ पर जो मजदूर हैं उसके काम में लगे हुए हैं। और सबसे चुनौतीपूर्ण है जो अंडरग्राउंड टनल बनाया जाना है करीब 4 किलोमीटर का। हर एक टनल की जो लंबाई है वो करीब 2 किलोमीटर की होगी। आने जाने का जो टनल बनेगा वो 4 किलोमीटर के आसपास का होगा। एक टनल पर 9 महीने का वक्त लगने वाला है और 2 महीने और रखे गए हैं, यानी कि कुल 20 से 22 महीने तक का वक्त बताया जा रहा है कि टनल को बनाने में लग सकता है। और उसके लिए ये जो देश की सबसे बड़ी मशीन है TBM, उसका उद्घाटन यहाँ पर आज मुख्यमंत्री ने किया है और इसका नाम मावला रखा गया है। मावला, आपको शब्द बता दें कि कहाँ से आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सिपाही होते थे उन्हें मावला कहा जाता था और उसी का नाम इस TBM को दिया गया है। तो इस साइट पर अगर आप नज़र फेरें जहाँ से टनल के काम की शुरुआत आज से हुई, आप देखें इस वक्त भी यहाँ पर काम चल रहा है और दिन रात ये जो मजदूर हैं इस टनल को बनाने में लगे रहेंगे। फेज़ 4 का जो ये स्ट्रेच है करीब 10 किलोमीटर का है, जिस पर काम शुरू हो चुका है आज से। और आपको बता दें 2023 तक पूरी कोशिश है ठाकरे सरकार की कि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले शो में बात करते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस की दहशत के बीच अब बर्ड फ्लू की दहशत भी बढ़ती जा रही है। 10 राज्यों में इसकी पुष्टि हो गई है। जो 3 नए राज्य हैं जिनके नाम जुड़े हैं, जहां पुष्टि हुई है, वो है दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। सरकार हालांकि कह रही है कि घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। पूर्वी दिल्ली की संजय झील में बीमार बत्तखों को मारकर दफनाया जा रहा है। झील को आम लोगों के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था। अब पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। संजय लेक से डक्स के सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट कल शाम आई है, वो पॉजिटिव आई है। जहां भी पक्षी इस तरह का पाया जाता है जो पॉजिटिव है, तो उसके आसपास ये उम्मीद की जा सकती है कि वहां हो सकता है उसके पंख फैले हों या उसका कोई ड्रॉपिंग्स हों। तो वो 4, 6, 8 दिन उसमें लगते हैं वहां से उसको सैनिटाइज होने में, लेकिन कहीं से भी कोई स्थिति परेशानी वाली नहीं है। बर्ड फ्लू की औपचारिक पुष्टि के बाद दिल्ली में बाहर से डिब्बा बंद चिकन लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली में दूसरे राज्य से जिंदा पक्षी लाने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। देश की सबसे बड़ी गाजीपुर की मुर्गा मंडी भी पहले ही बंद की जा चुकी है। हालांकि केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली की गाजीपुर मंडी बंद किए जाने से नाराज हैं। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहा हूं और केजरीवाल साहब से भी कह रहा हूं कि आप सारे चीजों को लें, देखें और देश में पैनिक ना करें। गाजीपुर मंडी आपका अधिकार क्षेत्र है, बंद करें। बीमारी फैलने के बाद महाराष्ट्र में मुंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर परभनी में मुर्गियों को खत्म किया जा रहा है। ये जानकारी प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने वो गांव को इन्फेक्टेड जोन बोल के डिक्लेयर किया है। गांव का 1 किलोमीटर का परिसर जो है उसमें तकरीबन जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स है, तकरीबन 9 से 10 हजार पोल्ट्री बर्ड्स है, वो पूरे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर हमने दिया है। 10 किलोमीटर का एरिया जो है गांव के पास का, उनमें से पक्षियों का कोई आवागमन नहीं होगा, कोई खरीदी नहीं होगी, कोई बिक्री नहीं होगी। गांव में मेडिकल टीम तैनात की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बर्ड फ्लू का संक्रमण इंसानों में ना फैले, इसके लिए चिकन पूरी तरह पकाकर और अंडे उबालकर ही खाएं। जानकार भी एहतियात की सलाह दे रहे हैं। अभी दिल्ली में जो स्थिति है उसमें तो ऐसा नजर आता है कि मॉनिटरिंग अगर हम करते रहे तो हमें ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आएगी और हमें ज़रूरत है कि इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखें और वेटलैंड के किनारे एहतियात बरतें जाने में। पक्षियों से इंटरेक्शन के वक्त कैसे मास्क होना चाहिए, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। फ्लू की खासियत होती है कि वो फैलता है और बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में तो फैलता है लेकिन इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। इसलिए सावधान होने की तो जरूरत है, डरने की नहीं। मुंबई से पूर्वा चिटनिस और दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया।
और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई। उस वक्त उनके बयान को लेकर सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस बीच रायबरेली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भद्दी बातें और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। और ये भी कह दो ये सब करने से कुछ ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। सोमनाथ भारती की रायबरेली पुलिस से बहस हो रही थी कि एक शख्स ने उनके मुंह पे रोशनाई फेंक दी। सोमनाथ स्कूलों की हालत देखने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा था। रोशनाई फेंकने वाला पुलिस की मौजूदगी में अपना काम कर चला गया। पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। इस पे सोमनाथ भड़क गए और सीएम योगी को भी कुछ भद्दी बातें कही। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुल योगी आप उनको अरेस्ट होना चाहिए, आप उनको। और मेरी बात समझ लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सब आप लोगों की मिली भगत है, समझ गए ना आप लोगों ने। आप समझ लीजिए यही काम करवा रहे हैं आप। इसी बीच अमेठी से वहां आई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। उन्हें शनिवार को अमेठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए इस बयान की वजह से गिरफ्तार किया गया। हम यहाँ के स्कूल को देख रहे हैं, यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत में है। अस्पतालों के अंदर बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे स्कूलों के अंदर ये दिखा नहीं पा रहे हैं, ये पुलिस लगा देते हैं स्कूलों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए नहीं इनके पास पुलिस है। आज उन्होंने खुलेआम योगी सरकार की तरफ से फौरन ही संसदीय कार्य मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा कि गाली गलौज आम आदमी पार्टी की पहचान बन गई है। वो यहाँ नक्सलवादी राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। आज उन्होंने खुलेआम हमारे यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सोमनाथ भारती ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वह सभ्य समाज और लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं। उन्हें यदि तनिक भी मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भान है तो उन्हें तुरंत सोमनाथ भारती की इस करतूत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर लिखा कि योगी जी, हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फिकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने खराब हैं क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस लड़ाई में असली फायदा बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी प्रचार में रहे, ताकि जो नॉन बीजेपी दल हैं उनमें एक नया दल पैदा हो जाए, ताकि उसके खिलाफ जो वोट हैं उनका बंटवारा हो सके। अमेठी में अरुण, रायबरेली में फैज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब यहाँ उत्तराखंड और यूपी के हजारों किसानों ने डेरा डाल दिया है और यहाँ भी अलग अलग तरह के दृश्य नजर आ रहे हैं। रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां पर लगातार जो किसान है वो धरने पर बैठे हैं और किसानों की अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए तमाम सारे लोग आ रहे हैं। अब ये बच्चा आप देखिए, गुरप्रीत सिंह नाम है, ये अपना गुल्लक लेकर यहाँ पर आया हुआ है और वो भी पूरनपुर से आया हुआ है। पीलीभीत जिले से 12 साल का गुरकीरत सिंह अपनी गुल्लक का पैसा देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है। सिंधु और टीकरी बॉर्डर की तर्ज पर अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी चंदा देने वालों की कतार लगी है। बच्चे से लेकर बड़े तक अपनी क्षमता के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। बेटा, ये गुल्लक का जो पैसा है उसको क्यों यहाँ दे रहे हो? हम यहाँ दान करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी किसान हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रुके बच्चों के लिए खास तौर पर अस्थायी लाइब्रेरी इस तरह की तैयार की गई है। आप देखिए, बहुत सारी महिलाएं आई हैं गढ़मुक्तेश्वर से और ये जिस कैंप में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बच्चों के ड्राइंग और जो किताबें हैं, एक लाइब्रेरी यहाँ पर खोली गई है। गाजीपुर बॉर्डर से खोड़ा तक टेंट और अस्थायी तंबू लगे हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ठंड और वक्त बढ़ने से किसानों के प्रति लोगों की संवेदनाएं भी बढ़ रही हैं।
रुद्रपुर उत्तराखंड से आए शाहिद मुफ्त में किसानों के बाल और दाढ़ी काट रहे हैं। रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोटी रोजी तो सर हमने 90 दिन कोरोना काल में भी चलाई है। क्या पैसे ले रहे हैं? फ्री बना रहा, फ्री। यही वजह है कि किसान और उनके साथ हमदर्दी रखने वाले लोग अलग अलग तरीकों से मदद करते हुए आपको यहाँ मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी से किसान नेताओं में एक नया जोश पैदा हो गया है। ये देश के किसान मजदूर हैं, ये हमेशा सम्मान करते आए हैं देश के संविधान का, देश की न्यायालय का। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों के हक की बात करते हैं और किसान जथेबंदियां सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होगा, एक आशा कर सकते हैं कि शायद वो उसको सकारात्मक ही लेंगे और पूरी तरह से न्याय करेंगे। बाकी जो भी जथेबंदियां निर्णय लेंगी उसका पालन। गाजीपुर बॉर्डर पर अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों की भागीदारी बढ़ने से सरकार के माथे पर बल पड़ा है, क्योंकि अब तक इस किसान आंदोलन को केवल पंजाब का ही बताया जा रहा था। 15 दिन पहले तक यहाँ कुछ दर्जन ट्रैक्टर ट्रालियां और सैकड़ों किसान ही दिखते थे, लेकिन वक्त बढ़ने के साथ अब इनकी तादाद हजारों में हो गई है। यही वजह है कि सरकार की टाइम बाई करने वाली जो रणनीति है वो किसान आंदोलन पर कारगर होते हुए नहीं दिख रही है। गाजीपुर बॉर्डर से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इधर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आज यहाँ सिखों के बलिदान और इतिहास की झलक नजर आई। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। सिंघू बॉर्डर पर सिख अजायब घर पहुंचा हुआ है। आप देखें कि सिखों का जो इतिहास है, उनका जो बलिदान है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। क्यों यहाँ पर ये लोग इसको लेकर आए हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग हैं। अच्छा, आप इसको लेकर आए हैं, क्यों लाए हैं इसको और ये क्या महत्व है इसका? सर जी, मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं मोहाली से आया हूँ। वहाँ पे हमारा सिख म्यूजियम बना हुआ है। ये हमारा महत्व है, ये हमारी जो कुर्बानी है, जो हमारी जड़ें हैं, ये कुर्बानी है सारी। जो आज भी आप देख रहे हो 70 के ज़्यादा शहीद हो चुके किसान, इनकी बदौलत है, क्योंकि इनकी कुर्बानी हमारे अंदर भरी हुई है। क्यों मुझे इसलिए ले कि हमारा धर्म 500 साल पुराना इतिहास है। हमारे बच्चे भी जानते नहीं इतिहास को। मैं चाहता ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इतिहास को जान लें, इसलिए मैं मोहाली से स्पेशल यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये जो उसमें तमाम जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इनका क्या महत्व है? कौन लोग हैं ये? सर, ये बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी हैं। उनको दिखाना हम ये चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं, सिंह हैं, उनकी कुर्बानियां हैं जो बहुत मतलब कि बड़ी हैं, और जो ये यहाँ पे जो भी चल रहा है ये सब उनकी कृपा से चल रहा है। अच्छा। ये लोगों को दर्शाया जा रहा है कि देखो हमारा धर्म इतना बड़ा है, हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है। जो हमारे धर्म में दिखाया गया है वो बहुत बड़ा इतिहास है हमारा। इसको हम लोग भूल नहीं सकते, ना ही हिंदुस्तान के लोग भूल सकते हैं, ना भारत के लोग भूल सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अजायब घर है जो कि मोहाली से आया हुआ है। किस तरह से आप इससे इंस्पायर हो रही हैं, या आपको पहले से मालूम है कि जो बलिदान इसमें दर्शाया गया उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है? सर, एक तो हिस्ट्री का पर्पस है। हिस्ट्री तो हम सीखते ही हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो ये तो पता ही है। द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे इससे हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। यहाँ पे बात सिर्फ अपने धर्म को बताने के बारे में नहीं है। जैसे उन्होंने नहीं किसी की ईन मानी, तो यहाँ पे भी हम ईन नहीं मानेंगे। और आई थिंक यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो कम्युनिटीज है ना, उनको कोएग्जिस्ट करने का जो मैसेज है वो भी यहाँ से मिलता है। चाहे कोई भी कम्युनिटी, अगर कोई हिंदू है, कोई सिख है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना जनेऊ उतार दे, मैं अपना कृपान उतार के तब हम इक्वल होंगे। इक्वल हम तब होंगे जबकि वो अपना जनेऊ पहने, मैं अपना कृपान पहनूं, और हम आपस में टॉलरेंस होंगे। और ये मैसेज जो है ये हमें यहाँ से मिलता है। दिस इज द सोर्स ऑफ आवर इंस्पिरेशन। तो यहाँ नौजवान जो आए हैं उनको एक तरह से मोटिवेट किया जा रहा है। बिल्कुल। आई मीन आई हैव केसरी ऑन माय हेयर, क्योंकि मैं आई लर्न फ्रॉम माय हीरोज। उनसे सीखने को मिलता है। हाँ, जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के रखेंगे उससे हमें कोई ना कोई सेध मिलती रहेगी। दैट इज द रीजन इट इज हेयर। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखें कि दो ट्रॉलियों में, अलग अलग दो ट्रॉलियों में ये सिख अजायब घर मोहाली से लाए गए हैं, और इनमें जो सिख धर्म है उसके जो धर्म गुरु हैं, तमाम जो महापुरुष हुए हैं, उनके बलिदान को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ख़ास तौर से जो नौजवान इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये अजायब घर मोहाली से सिंघू बॉर्डर पर लाए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने जहां अपना अभियान तेज कर दिया है, धरपकड़ तेज है, उसी बीच अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल से करीब 6.5 घंटे की लंबी पूछताछ आज एनसीबी ने की। और इसी खबर पर एनसीबी दफ्तर से ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी सुनील सिंह। पहले गर्लफ्रेंड गैब्रिएला, फिर खुद अर्जुन रामपाल और अब उनकी बहन कोमल रामपाल, तीनों इस एनसीबी दफ्तर का चक्कर लगा चुके हैं। आज नंबर कोमल रामपाल का था। तकरीबन 6.5 घंटे एनसीबी की दफ्तर तीसरी मंजिल पर उनसे पूछताछ हुई। दरअसल मामला जुड़ा है जब अर्जुन रामपाल के घर पर तलाशी ली गई थी, तब 2 प्रतिबंधित दवाइयां मिली थी। उन दवाइयों के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन रामपाल ने बताया था कि सर दर्द के लिए वो उन दवाइयों को लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछताछ हुई और यहाँ पर बुलाया गया तो उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था डॉक्टर का, और ये कहकर यहाँ से गए थे कि प्रिस्क्रिप्शन के वजह के जरिए यानी डॉक्टर की सलाह पर लिया करते थे। लेकिन एनसीबी ने जांच की तो पता चला कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो है फर्जी है, बैक डेटेड है और दिल्ली के एक डॉक्टर से बनवाया गया है। और उस डॉक्टर ने भी मान लिया है कि उसने बैक डेट में बनाया है और उसकी 164 के तहत बयान भी दर्ज कर दिया गया है, यानी एक अहम गवाह है अर्जुन रामपाल के साथ। उसके बाद जब अर्जुन रामपाल के यहाँ पर बुलाया गया तब उन्होंने अपना बयान थोड़ा सा बदलते हुए ये कह दिया कि एक दवाई जो है उसमें से उनकी बहन लिया करती है। इसी बिना पर आज जो है उनकी बहन कोमल रामपाल को बुलाया गया था। उनसे तकरीबन 6.5 घंटे पूछताछ हुई है। एनसीबी अब उनसे जो जवाब मिले हैं उनकी जांच करेगी और उसके बाद अगली कार्रवाई करेगी। हो सकता है कि फिर से कोमल रामपाल को बुलाया जा सके या फिर अर्जुन रामपाल को ही बुलाया जा सके, क्योंकि अभी भी इतनी पूछताछ के बाद भी अर्जुन रामपाल को किसी भी तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी भी वो एनसीबी के निशाने पर है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां उठ रही है नो आर्ट गैलरी नो वोट की आवाज। और गुजरात के वडोदरा में आज कलाकारों ने प्रदर्शन किया और स्लोगन रखा नो आर्ट गैलरी नो वोट। दरअसल कलाकारों का कहना है कि करीब 4 साल पहले आर्ट गैलरी बनाने का अप्रूवल मिला था, लेकिन अब तक आर्ट गैलरी नहीं बनी है। कलाकारों ने साफ किया कि अगर उन्हें आर्ट गैलरी नहीं मिली तो वो वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों का बहिष्कार करेंगे। उनकी मांग के साथ ही सीधी बुलंद आवाज है नो आर्ट गैलरी नो वोट। और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए आज खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। एक तरफ सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम मुश्किल हालात में मैच ड्रॉ करने में कामयाब रही, तो दूसरी ओर उनके घर पर बेटी तोहफा बनकर आई। विराट ने ट्वीट कर बताया, हम दोनों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमें बेटी हुई है। हम आपके प्यार और मंगल कामनाओं के लिए दिल से आभारी हैं। अनुष्का और हमारी बेटी दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें जिंदगी का ये चैप्टर अनुभव करने को मिला। हम जानते हैं कि आप जरूर समझेंगे कि इस समय हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी। आपको बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और मुंबई के मलाबार हिल में कोस्टल रोड के टनल साइट से सिटी सेंटर शो के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।